ये साम्राज्य का ना पार्ट 4 है और आप बच्चों का ना तीनों पार्ट में बड़ा सहयोग मिला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो आज टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो थोड़ा टफ है, अगर उसको ना बिल्कुल इजी बना देंगे हम, अगर आप है ना बस ध्यान साथ देना मेरा, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। कल बच्चों जहाँ जय माँ सरस्वती का नाम लेके वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल हमने ना जो 14 वृत्त अभिलेखों के बारे में पढ़ा था, याद करवा दिए थे मैंने 14 के 14। पहले में ना पशु बलि की निंदा करता था, दूसरे में मानव और पशु की चिकित्सा की बात करता था, तीसरे में 3 व्यक्तियों की नियुक्ति करता था जो 5 साल बाद क्या करेंगे यात्रा, चौथे में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात करता था, 5वें में धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति की बात करता था, 6ठे में राजा प्रजा से कभी भी मिल सकती है, ये 7वें में सभी संप्रदाय के लोग क्या रहेंगे साथ साथ रहेंगे। तो वो 14 के 14 चीजें मैंने आपको याद करवा दी। इसी प्रकार ना बच्चों सम्राट अशोक के क्या मिलते हैं 7, ये जो क्या मिलते हैं 7 स्तंभ लेख मिलते हैं। स्तंभ लेखों से भी क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लेंगे बच्चों। स्तंभ लेखों में ना उनमें सबसे पहले पूछा जाता है प्रयाग स्तंभ लेख। कौन सा स्तंभ लेख पूछा जाता है, सभी याद ना होना तो कोई बात नहीं, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख ये पूछा जाता है। और बच्चों इसे कहते हैं अकबर के टाइम में, अकबर के टाइम में जहांगीर ने, इसमें अकबर के टाइम में जहांगीर लेकर आया था, इसे लेकर आया था इलाहाबाद के किले में। कहाँ पर ले आया, इलाहाबाद के, इसीलिए इलाहाबाद को आज क्या बोला जाता है, प्रयागराज बोला जाता है। इसे अकबर के टाइम में जहांगीर लेकर आया था, इलाहाबाद के किले में लगवाया था। और कहते हैं बच्चों इसमें ना जो समुद्रगुप्त के बारे में भी कुछ इसमें बातें लिखी हुई है। एक बार यही क्वेश्चन आया था बच्चों, इसमें किसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा है, प्रयाग स्तंभ लेख। एक बार बच्चों आया था दिल्ली टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, दिल्ली टोपरा अभिलेख। इसे कौन लेकर आया था बच्चों, फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था, फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। और दिल्ली टोपरा अभिलेख वही है बच्चों जिसे पढ़ने में किसे सफलता मिली थी, जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता मिली थी। इसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था, ये याद कर लेना। एक है बच्चों दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख, ये भी कहते हैं बच्चों फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली के महल में इसे स्थापित किया गया था। तो ये तीनों बच्चों लेख से क्वेश्चन आता है, प्रयाग स्तंभ लेख और दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ अभिलेख। इसे आप है ना बच्चों याद कर सकते हो, पीएमटी से याद कर सकते हो। किससे याद कर सकते हो, पी से हो जाएगा प्रयाग स्तंभ अभिलेख, एम से हो जाएगा ये दिल्ली मेरठ, हमें दिल्ली तो याद रह जाएगा, एम से मेरठ हो जाएगा और टी से हो जाएगा टोपरा। तो पीएमटी से ये तीनों याद कर सकते हो। एक बच्चों एक बार पूछा गया था, यहां से क्वेश्चन आया था, एक लोरिया अरे राज अभिलेख, इंपॉर्टेंट है लोरिया अरे राज। ये भी बच्चों इसके स्तंभ अभिलेखों में है, लोरिया अरे राज और लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरे राज और लोरिया नंदनगढ़, ठीक है। ये बच्चों लोरिया वाला एरिया है ना जो बिहार में है, कहाँ पर है, बिहार में जो जगह है ना चंपारण में है। और कहते हैं यहाँ से ही महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, लोरिया नंदनगढ़ बिहार। और बच्चों ये स्तंभ अभिलेखों में ना लोरिया नंदनगढ़ है ना ये सबसे बड़ा है। क्या है, स्तंभ अभिलेखों में आपसे पूछे ना तो सबसे बड़ा कौन सा रहेगा, तो लोरिया नंदनगढ़ रहेगा। ये बच्चों एक बार ना जो IAS प्री के क्वेश्चन में आया था, लोरिया नंदनगढ़ क्या रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा। सातों के सातों याद करवा दूंगा। एक बार बच्चों क्वेश्चन आया था रामपुरवा, और ये रामपुरवा है ना, यहाँ से बच्चों 2, ये भी बिहार वाला एरिया है, रामपुरवा, यहाँ से बच्चों रामपुरवा से क्या मिले हमें, 2 मिले हैं। क्या मिले हैं, और एक पर तो कोई लेख नहीं है और एक पर क्या है बच्चों, लेख है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें मतलब यहाँ से सबसे बड़ा वाला आएगा, लोरिया नंदनगढ़ क्या रहेगा सबसे बड़ा। और ये बच्चों ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, जिसमें लेख नहीं है उसमें ना वृषभ
किसका फोटो लगा हुआ था? वृषभ, जिसे आप बेल भी बोलते हो, और जिस पर लेख है ना उस पर सीए का फोटो था। तो आप याद कर सकते हो पीएमटी। पी से हो गया था प्रयाग अभिलेख, और एम से हो जाएगा दिल्ली मेरठ जो फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था, पीएमटी। टी से हो जाएगा दिल्ली टोपरा जो भी फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। और इसको बच्चों आर से कर लेंगे राम, ठीक है, और एल से कर लेंगे लोरिया, ठीक है। तो पीएमटी किसने की है? राम लखन दो भाई थे, उन्होंने क्या की थी? पीएमटी की थी। राम लखन दो भाई थे, उन्होंने क्या कर ली थी? पीएमटी। तो बच्चों ये मतलब ये इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना, तीन ये मतलब इन जगह से ना कितने अभिलेख मिले? स्तंभ 7 हो गए, 3 तो एक तो हो गया बच्चों प्रयाग वाला, एक दिल्ली मेरठ, एक दिल्ली टोपरा, एक लोरिया अरेराज, ठीक है, और एक लोरिया नंदनगढ़, और एक रामपुरवा जिसमें लेख नहीं है उसमें वृषभ की फोटो थी, एक जिसमें लेख है उसमें किसकी फोटो है? सीए की फोटो। तो ये क्या थी बच्चों? 7 स्तंभ अभिलेख थे। यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों कुछ लघु अभिलेख है ना, उनमें से ज्यादा मेन मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। लघु अभिलेखों की संख्या से आता है, और मैंने कल बताया था बच्चों स्तंभ अभिलेख थे ना, इन पर किसके चित्र बने होते थे? पशु पक्षियों के चित्र बने होते थे। स्तंभ अभिलेखों पर पशु पक्षियों के चित्र बने होते थे। अब है लघु अभिलेख। लघु अभिलेखों की संख्या तो बच्चों 13 थी, इनमें सभी आपको याद है नहीं करना, 13 के 13 याद है नहीं कर लेना, ठीक है। एक जैसे आपने सुना होगा सांची स्तूप हो गया, सांची, और एक सारनाथ। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं स्तंभ अभिलेखों में, सारनाथ, सांची और कौशाम्बी तीनों से आते हैं बच्चों। सारनाथ स्तंभ अभिलेख, सारनाथ लघु अभिलेख, सांची लघु अभिलेख, और कौशाम्बी लघु अभिलेख। यहाँ से क्वेश्चन आता है। सारनाथ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, राष्ट्रीय चिन्ह है ना, वो किससे लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ अभिलेख से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। सारनाथ अभिलेख में ना बच्चों इतना याद कर लेना, इसमें ना कितनी तिलियां थी? 32 तिलियां थी, लेकिन हमने इसकी केवल कितनी तिलियां ली थी? 24 तिलियां ली थी। यहीं से बच्चों क्वेश्चन आपका गलत होगा, कि वो पूछेगा सारनाथ अभिलेख में टोटल कितनी तिलियां थी? तो टोटल तो थी 32 थी, लेकिन हमने कितनी ली थी? 24 तिलियां ली थी। और यहाँ से ना बच्चों एक इसमें ना सारनाथ जो अभिलेख है ना, इसमें क्या थे? 4 शेर थे। क्या थे? 4 शेर। तो यहाँ से ना एक बच्चों को कंफ्यूज करेगा बच्चों, शेर कितने थे? बच्चे करके आएंगे 3, लेकिन बच्चों 3 शेर हमें क्या देते हैं? दिखाई देते हैं। चौथा शेर हमें दिखाई नहीं देता। हम जैसे है ना एक फोटो देखते हैं बच्चों, आप सामने से देखोगे तो आपको इस साइड वाला भी दिख जाएगा, इस साइड वाला भी दिख जाएगा, इस साइड वाला, मेरे पीछे वाला आपको दिखाई नहीं देगा। तो वो पूछेगा टोटल कितने शेर है? तो 4 है। आपसे पूछे दिखाई कितने देते हैं? 3। एक बार मैंने बताया था बच्चों टोटल कितने हैं? 4 थे। और एग्जाम में आ गया दिखाई कितने देते हैं? बच्चों कराए थे 4 दिखाई देते हैं। और बोला सर आपने तो 4 कराया। अरे बच्चों मैंने तो ये बताया था दिखाई कितने देते हैं? दिखाई 3 देंगे, है कितने? 4। इतना याद कर लेना बच्चों। अब है ना इसमें ना कुछ 4 पशुओं की भी आकृति बनी हुई है। 4 पशुओं की आकृति, उसको आप हेलो से याद कर लेना। किस से याद कर लेना? है से एच से हॉर्स बन जाएगा जिसे आप घोड़ा बोलोगे। ई से एलिफेंट बन जाएगा जिसे आप हाथी बोलोगे। एल से लोयन बन जाएगा जिसे आप शेर बोलोगे। और ओ से ऑक्स बन जाएगा जिसे आप बेल बोलोगे। तो वो पूछेगा इस पर ना कितने मतलब जो पशु दिखाई देते हैं? तो 4 पशु दिखाई देते हैं। तो ये सारनाथ वाला सबसे ज्यादा, क्योंकि इसे हमने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपना लिया है। यहीं से क्वेश्चन आएगा सारनाथ। और ये सांची, ये सारनाथ वाला सबसे, इसमें टोटल तिलियां पूछे तो सारनाथ वाले में 32 थी, लेकिन हमने कितनी अपनाई थी? केवल 24 तिलियां इसमें हमने अपनाई। एक बार बच्चों ये क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि जो स्तंभ अभिलेख है ना, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था कि सारनाथ स्तंभ अभिलेख में से एक बार इतना क्वेश्चन आया कि सम्राट अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? तो 84,000
स्तूपों का निर्माण करवाया। कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं थे कि, लेकिन ना ये क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने लगभग कितने हजार स्तूपों का निर्माण कराया, 84,000। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप है सांची का स्तूप, जो कहां पर रहेगा, मध्य प्रदेश में। एक है बरहूत का स्तूप। तो ये प्रमुख अगर आए ना कि 84,000 स्तूपों में 2 प्रमुख स्तूप बताना, तो सांची का स्तूप हो जाएगा और बरहूत का स्तूप हो जाएगा। और बच्चों सांची के स्तूप में यह बताया जाता है कि संघ भेद से रिलेटेड बातें थी, संघ भेद से रिलेटेड बातें थी कि जो संघ में लोग किस प्रकार से रहेंगे। और कौशाम्बी में ना सम्राट अशोक की ना एक पत्नी थी, उनके ना कहते हैं उनके ना दान के बारे में बताया गया था, कारुवती के दान के बारे में बताया गया था। कौशाम्बी में ना कारुवती के दान, यानी कारुवती सम्राट अशोक की पत्नी क्या करती थी, दान करती थी, इसके बारे में बताया गया। टेंशन तो लेनी नहीं है बच्चों, 3 ही याद करना है, मेन तो सारनाथ से ही अपनी बात बन जाएगी। कौशाम्बी वाला चारुवती के बारे में उनकी पत्नी दान करती थी, और सांची वाले में संघ भेद के बारे में वर्णन है। मेन सारनाथ वाला याद कर लेना। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ठीक है कि गुहा लेख, जो गुहा लेख भी थे, जैसे गुहा लेख में मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। गुहा लेख वो होते हैं गुफा लेख, जो गुफाओं के अंदर, ठीक है। एक होते थे सम्राट अशोक के टाइम में गुहा लेख, क्या होते थे, गुहा लेख। तो गुहा लेख होते थे ना, इनकी भाषा तो याद करनी है, प्राकृत होती थी, और लिपि वही है, लगभग कौन सी होती थी, ब्राह्मी होती थी। कल मैंने बताया था बच्चों, सम्राट अशोक की ना जो लिपि है, एक है ग्रीक और आरमाइक। एक बार पूछा था ग्रीक और आरमाइक लिपि का वर्णन किन अभिलेखों में कहाँ से मिलेगा, अफगानिस्तान से जो मिलेंगे वो ग्रीक और आरमाइक से थे। खरोष्टी लिपि मिलेगी जो एरिया पाकिस्तान का रहेगा, और जो अपना एरिया मतलब ब्राह्मी भारत से, भारत बर्मा का देश है। ये तीनों देशों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। गुहा लेख है ना बच्चों, कहते हैं सम्राट अशोक ने ना, जैसे बराबर गुहा लेख होता है या बराबर की पहाड़ियाँ, कहते हैं सम्राट अशोक ने ना आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियां बना कर दी थी। आजीवक वो होते थे, सम्राट अशोक का पिता था ना, वो ब्राह्मण धर्म को मानता था, उसे आजीवक संप्रदाय बोलते हैं। तो जो आजीविकों को ना इसने बराबर की पहाड़ियों में ना क्या किया था, गुफा थी, और गुफा को इसने पहाड़ियां थी और पहाड़ियों को इसने काट दिया, और उसके अंदर क्या बना दी, गुफा, जिसमें ना ये मतलब आजीवक क्या रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। इसमें पानी वगैरह की सारी व्यवस्था की गई थी। यानी आजीविकों से सम्राट अशोक प्यार करता था। और एक सम्राट अशोक का पुत्र है दशरथ, उसने आजीविकों के लिए, दशरथ ने क्या किया था, नागार्जुन गुफा, आजीविकों के लिए कहाँ, कौन सी गुफा का निर्माण करवाया था, नागार्जुन गुफा का। तो वो पूछेगा सम्राट अशोक के किस पुत्र ने ये नागार्जुन गुफा का निर्माण कराया था आजीविकों के लिए, दशरथ ने करवाया था। यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन आता है। और कहा जाता है बच्चों, इसने ना सम्राट अशोक ने जिन गुफाओं का निर्माण कराया उसमें ना सुदामा गुफा, ठीक है, कौन सी गुफा हो जाएगी बच्चों, सुदामा गुफा हो जाएगी, ठीक है। और एक कर्ण गुफा बोलते हैं, और एक विसव झोंपड़ी, कौन सी, विसव झोंपड़ी। ये 3 प्रमुख गुफाओं का निर्माण कराया था। याद ना रहे, सुदामा और कर्ण है ना, वो किस में रहते थे, झोंपड़ी में रहते थे। वैसे एक और गुफा लोमस ऋषि गुफा का भी वर्णन मिलता है, लेकिन वो सम्राट अशोक ने उसका निर्माण नहीं करवाया था, लोमस ऋषि गुफा। तो सम्राट अशोक ने सुदामा, कर्ण और विसव झोंपड़ी का निर्माण करवाया था। यहाँ से बच्चों इन बड़े लेवल के एग्जामों में, यूपीएससी लेवल के एग्जामों में ये क्वेश्चन उठ सकते हैं कि सुदामा गुफा, कर्ण गुफा और विसव झोंपड़ी गुफा का निर्माण किसने करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाया था। बच्चों जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, सारे ने मैंने एक विधिवत रूप से मतलब नोट किए हैं, ताकि है ना बड़े बड़े लेवल के जितने भी एग्जाम है बच्चों, आपके लिए कम से कम 10-12 बुकों से अध्ययन करते हैं, और ताकि है ना आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों सम्राट अशोक की ना पत्नियों के बारे में मैं बता देता हूं, पत्नियों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं सम्राट अशोक की। ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, 1-2 पत्नी याद करनी है। एक सम्राट अशोक की ना जो पत्नी थी ना, महादेवी थी। क्या थी बच्चों, महादेवी थी। इसी से ना इनको कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ था, महेंद्र प्राप्त हुआ था, और इसी से संघमित्रा प्राप्त हुई थी।
और उनको ना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। जब आप इंडिया का जैसे नक्शा बनाओगे ना बच्चों, जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है? श्रीलंका। यानी जब आप है ना इंडिया का नक्शा लेने जाओगे ना तो श्रीलंका का नक्शा आपको फ्री मिलेगा, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो वो है ना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। वो पूछेगा किसके ये बेटे बेटी थी? सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी के। और कहते हैं महादेवी है ना बौद्ध धर्म को मानती थी, इसीलिए सम्राट अशोक ने ना उपगुप्त से शिक्षा लेकर बौद्ध धर्म अपना लिया। और एक है ना सम्राट अशोक की पत्नी का नाम आपको बताया था कारूबाकी, जो तीवर की माँ थी। कारूबाकी जो कौशाम्बी अभिलेख में इसके दान की वर्णन मिलता है, ये किसकी माँ थी बच्चों? कहते हैं तीवर की माँ थी। और एक का नाम पद्मावती भी मिलता है, सम्राट अशोक की पत्नी थी। लेकिन आपसे ना ज़्यादा यही महादेवी वाला आएगा, क्योंकि इसके बेटे और बेटी को ना इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और बच्चों क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक ने ना, मानता हूँ मैं बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में और रियल में महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म में क्या था? अंतर था। रियल में क्या था? अंतर था। जैसे है ना बौद्ध धर्म 4 सत्यों को मानता था। बौद्ध धर्म कितने सत्यों को मानता था? बौद्ध धर्म में मैंने कराया था 4। लेकिन ना ये सम्राट अशोक बच्चों आष्टांगिक मार्ग को मानता था। सम्राट अशोक किसको मानता था? अष्ट मार्ग को मानता था। बौद्ध धर्म में ना जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति था, लेकिन सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति था। और बौद्ध धर्म तो ये कहता था कि राजा है ना, राजा के लिए बच्चों क्या है? राजा है ना उसको युद्ध करना चाहिए, मतलब अगर बने रहना है तो उसको युद्ध करना चाहिए। लेकिन सम्राट अशोक तो इस बौद्ध धर्म से आगे निकल गया और इसने ना युद्ध के स्थान पर सम्राट अशोक ने क्या अपना लिया? दम। ये थोड़ा सा सम्राट अशोक में और बौद्ध धर्म में क्या मिलता है? अंतर मिलता है। अब बच्चों आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमने ये तो पढ़ा होता है कि सम्राट अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। सम्राट अशोक ने कुछ और व्यक्ति थे, उनको भी बच्चों अलग अलग जगह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। उसमें एक था रक्षित, जिसको कर्नाटक भेजा था। रक्षित को कि कहां पर भेजा था? सम्राट अशोक ने कर्नाटक भेजा था। कहां पर भेजा था? कर्नाटक। और एक था महारक्षित, जिसे यूनान भेजा था। कहां पर भेजा था? यूनान भेजा था। ये याद कर लेना बच्चों, महारक्षित को यूनान भेजा था और रक्षित को कर्नाटक, और महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका। कई बार बच्चों के महेंद्र और संघमित्रा तो रटे होते हैं, क्वेश्चन रक्षित और महारक्षित से आ सकता है। बच्चों मैं इस बार ना आपको इसलिए डीप लेवल की करा रहा हूं क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है, और टाइम है तो थोड़ा सा इसका यूटिलाइज अच्छे तरीके से एक बार हिस्ट्री को पढ़ लो, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। और बच्चों कह रहे हैं सर आप पूरी करवाना, बच्चों मैं पूरी करवाऊंगा। अगर और फास्टली सिलेबस करना है तो बच्चों दूरिना ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैंने कंप्लीट एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, कंप्लीट अपडेटेड हरियाणा जी के, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी अभी शुरू होने वाली है, इकोनॉमिक्स वहां पर पूरी हो चुकी है, बस ज्योग्राफी रहती है। तो वहां पर आप डेली 10-10, 12-12 वीडियो देख करना महीने 1.5 महीने में सिलेबस पूरा कर सकते हो। और यहाँ भी मैं करवाता रहूंगा, दूरिना का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मात्र 350 रुपए का वो कोर्स रहेगा, तो ये याद है कर लेना, ठीक है। अब बच्चों सम्राट अशोक से और क्वेश्चन आता है कि अब आज हम पढ़ेंगे बच्चों मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आपसे बनेंगे कि मौर्यों का प्रशासन कैसा होता था। मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा होता था मौर्य प्रशासन की। मौर्य प्रशासन में क्या क्या होता था? एक तो मौर्य समाज पढ़ना है, एक मौर्य अर्थव्यवस्था पढ़नी है। तो मौर्य प्रशासन का जो हेड होता था ना, वो कौन होता था? राजा होता था। इतना याद कर लेना। मौर्य प्रशासन में जो शीर्ष होता था ना, वो कौन होता था बच्चों? राजा होता था। और उसकी सहायता के लिए अमात्य होता था। क्या होता था? अमात्य है ना, राजा का ना प्रधानमंत्री को बोल दिया जाता है, प्रधानमंत्री को बोल दिया जाता है या मंत्री को बोल दिया जाता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में अमात्य कौन होता था? चाणक्य होता था। सम्राट अशोक के टाइम में राधा गुप्त होता था। बिंदुसार के टाइम में राधा गुप्त और विक्रम भट्ट होता था, तो वो अमात्य होता था। और जो उच्च अधिकारी होते थे ना सम्राट अशोक के टाइम में या मौर्य प्रशासन में, उनको
शीर्ष अधिकारी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उच्च अधिकारियों को क्या बोला जाता था? शीर्ष अधिकारी, यानी उच्च अधिकारियों को ना तीर्थ कहा जाता था। ये क्वेश्चन आया था बच्चों, उच्च या शीर्ष अधिकारियों को मौर्य समाज में क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। अमात्य क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। और राजा है ना, जैसे पर अभी हम आप पढ़ते हो कि देश का प्रशासन है ना, वो रियल में प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, और राज्य का प्रशासन होता है वो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो जो डीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी अलग अलग है ना, मतलब प्रशासन बांटा हुआ है। वैसे ही ना मौर्य प्रशासन भी अलग अलग भागों में बांटा हुआ था। एक बार ये पूछा गया था बच्चों, समाहर्ता एक अधिकारी था, उसका काम क्या होता था? ये राजस्व प्रधान होता था। समाहर्ता ये क्या होता था बच्चों? राजस्व प्रधान होता था, यानी ये बलि इकट्ठा करता था। बलि मैंने आपको बताया था वैदिक काल में क्या होता था? कर होता था। तो समाहर्ता है ना, ये क्या करता था बच्चों? राजस्व ये प्रधान होता था, यानी ये कर इकट्ठा करता था। क्या करता था? कर को क्या करता था बच्चों? इकट्ठा करता था। तो कर माने पैसा होगा, और पैसा इकट्ठा कौन करता था? समा। पैसा क्या कर देता है बच्चों? समा बांध देता है। पैसा होगा ना, कहते हैं ना बच्चों, टूट जाता है गरीबी में हर एक रिश्ता जो खास होता है, बहुत यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। तो समा कब बन जाती है? जब कर या पैसा होगा। एक बार पूछा गया था बच्चों, सन्निधाता, ये पेपर में आया था बच्चों, सन्निधाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। सन्निधाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। राजकीय कोषा अध्यक्ष कौन होता था? सन्निधाता। यानी शनि महाराज है ना, जो हमारे शनि महाराज है ना, वो राज भी करते हैं, और शनि महाराज की कृपा हो जाए तो हमारे कोष में, खजाने में पैसे की कमी नहीं होगी। शनि न्याय के देवता है, और हमें अगर शनि महाराज का हम पूजा करते हैं, अगर हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे तो हमारा कोष है ना वो भरा रहेगा। एक बार पूछा गया था बच्चों, सीता अध्यक्ष, ये राजकीय कीर्ति, सीता अध्यक्ष ये राजकीय कृषि अध्यक्ष होता था। राजकीय कृषि अध्यक्ष होता था, सीता अध्यक्ष होता था। यानी आपको पता है बच्चों, सीता माता का ना जो मतलब भूमि में, यानी कृषि यानी भूमि में सीता माता समा गई थी। एक बार ये क्वेश्चन आया था बच्चों, सीता भूमि क्या कहलाती है? रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सीता भूमि कौन सी कहलाती है? सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को, या जो राजकीय भूमि है ना, राजकीय भूमि, वो कौन सी भूमि कहलाती थी? सीता भूमि को क्या कहा जाता था? राजकीय भूमि कहा जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब बच्चों, सैन्य विभाग में ना 4 प्रकार की कहते हैं। सैन्य विभाग का प्रमुख सेनापति, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। से लास्ट में मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा। सैन्य विभाग है ना, तो उसका ना जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था बच्चों? सेनापति होता था। सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? सेनापति होता था। कहते हैं 4 प्रकार की मौर्य प्रशासन में सेनाओं का क्या मिलता है? हमें वर्णन मिलता है। एक तो होती थी बच्चों पैदल सेना होती थी। ठीक है। एक होती थी रथ सेना होती थी। ठीक है। एक हाथियों की सेना होती थी, और एक गुड़ सेना होती थी। तो मौर्य प्रशासन में, जैसे मैंने आपको कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकस कहा जाता था, यानी 6 लाख सेनाओं का मालिक। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पास कहते हैं कि कितनी सेना होती थी? 6 लाख सेना होती थी। तो सैन्य विभाग का वो पूछेगा मौर्य प्रशासन में कितने प्रकार की सेना होती थी? 4 प्रकार की सेना होती थी। अब बच्चों क्या होता है कि जो न्याय है ना, न्याय कौन करता था? न्याय बच्चों मौर्य प्रशासन में राजा ही न्याय किया करता था। हालांकि इतना बड़ा मौर्य प्रशासन था, अगर आधुनिक में भारत की बात करूं ना, इससे भी बड़ा मौर्य प्रशासन था। जो अफगानिस्तान वाला एरिया है ना बच्चों, अभी हमसे अलग हो गया है, उस पर भी मौर्य प्रशासन का क्या था बच्चों? कब्जा था। तभी तो ग्रीक और आर्माइक लिपि अफगानिस्तान से मिली है। पाकिस्तान भी मौर्य साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। तो राजा क्या होता है? मुख्य न्याय करता था। और 2 प्रकार के न्याय होते थे। एक आपने सुना होगा बच्चों, दीवानी मामले हो गए, एक फौज
दारी मामले हो गए। ठीक है, इनमें क्या होता है बच्चों, दीवानी में कुछ भूमि संबंधित मामले होते हैं और चोरी वाले मामले हैं ना, जो धोखाधड़ी वाले, वो फौजदारी में आते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था बच्चों, दीवानी मामलों को क्या बोला जाता था, धर्म स्थीज बोला जाता था। दीवानी मामलों को धर्म स्थीज बोला जाता था और फौजदारी मामलों को कंटक शोधन बोला जाता था। कंटक शोधन बोला जाता था। फौजदारी मामलों को कंटक शोधन और दीवानी मामलों को धर्म स्थीज बोला जाता था। अब जो मौर्य प्रशासन में ना गुप्तचर विभाग भी हुआ करता था और गुप्तचर विभाग को है ना मौर्य, ये अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये पेपर में पक्का आता है बच्चों, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, डबल अंडरलाइन कर लेना कि अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष किसे कहा गया है, तो अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष गुप्तचर को कहा गया है। तो गुप्तचर विभाग भी बच्चों दो प्रकार का होता था, एक तो एक स्थान पर रहकर कोई गुप्त सूचना प्राप्त करना और एक घूम घूम कर गुप्त सूचना प्राप्त करना। तो यहां से आता है बच्चों, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि अब है ना, हमें जो घूमकर सूचना प्राप्त करते थे उसे संचार कहा जाता था और जो एक स्थान पर रहते थे उसे संस्था कहा जाता था। संस्था गुप्तचर वो होते थे बच्चों, गुप्तचर जो एक स्थान पर रहते थे, एक स्थान पर रहकर राजा के लिए सूचना लेकर आते थे, उसे संस्था कहा जाता था। और संचार गुप्तचर वो होते थे जो घूमकर राजा के पास है ना सूचना लेकर आते थे, उन्हें क्या बोला जाता था, संचार गुप्तचर बोला जाता था। अब सम्राट अशोक के या मौर्य प्रशासन के बारे में ना कहते हैं, पूरा का पूरा मौर्य प्रशासन है ना 5 प्रांतों में बटा था। ये क्वेश्चन पक्का आता है, पूरा का पूरा मौर्य प्रशासन है ना वो कितने प्रांतों में बंटा हुआ था बच्चों, 5 प्रांतों में बंटा था। तो पांचों की ना अलग अलग राजधानी होती है। मार्कर चेंज कर लेता हूं बच्चों। सबसे पहले पूछा जाता है उत्तरापंथ कौन सा प्रांत था, उत्तरापंथ। इसकी राजधानी बच्चों जो वर्तमान में पाकिस्तान में है तक्षशिला होती थी। उत्तरापंथ एक बार ना पेपर में आ गया था बच्चों। दक्षिणापंथ की राजधानी पूछी थी, सवर्णगिरी होती थी। दक्षिणापंथ की कौन सी होती थी, दक्षिणापंथ की राजधानी कौन सी होती थी बच्चों, सवर्णगिरी होती थी। ठीक है, और एक बार पूछा गया था बच्चों, ये पूर्वी पंथ है, पाटलिपुत्र होती थी। पूर्वी पंथ की कौन सी होती थी, पूर्वी पंथ की पाटलिपुत्र होती थी। ठीक है, एक बच्चों सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, अवंती की पूछी गई थी। अवंती की आपको करवा दिया, उज्जैनी। अवंती की उज्जैनी होती थी। और एक बच्चों कलिंग जिसे सम्राट अशोक ने जीता, उसकी तोसली होती थी। कौन सी होती थी, तोसली। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि पूरा मौर्य प्रशासन कितने भागों में बंटा होता था, 5 भागों में। अगर आपसे ना उत्तरापंथ पूछे तो तक्षशिला होती थी, दक्षिणापंथ पूछे तो आपका सवर्णगिरी होती थी, पूर्वी पूछे तो पाटलिपुत्र होती थी, अवंती पूछे तो उज्जैनी होती थी, और जो कलिंग पूछे तो तोसली होती थी। तो पूरा का पूरा मौर्य प्रशासन 5 भागों में बंटा होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है मौर्य प्रशासन में, ग्राम होती थी, जिसका हेड कौन होता था बच्चों, ग्रामिक होता था। और 10 गांव मिलकर ना एक गोप का निर्माण करते थे। ये भी क्वेश्चन आ गया, मौर्य प्रशासन में 10 गांव मिलकर किसका निर्माण करते थे, एक गोप का निर्माण करते थे। और गांव की सबसे छोटी इकाई या प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका मुखिया कौन होता था, ग्रामिक होता था। और बच्चों राजा बनने से पहले ना राजा के पुत्र को क्या कहा जाता था, राजन या राजकुमार बोला जाता था। जो भी राजा बनेगा ना उसको बच्चों इन 5 प्रांतों में से ना एक का क्या रहना जरूरी था, राज्यपाल। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि अशोक राजा बनने से पहले ना अवंती का क्या होता था, राज्यपाल होता था। और जो अशोक का भाई सुसीम वो कहाँ का राज्यपाल होता था, तक्षशिला का। तो उनको ना राजा बनने से पहले यहाँ का ना हेड होना क्या था, जरूरी होता था। अब बच्चों ये पेपर में बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब है ना सम्राट अशोक से ना और बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। वो है कि अब समाज के बारे में, मौर्य प्रशासन में ना समाज की क्या क्या विशेषता थी। और एक बच्चों जब अर्थव्यवस्था आप पढ़ लोगे ना फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, समाज।
अब बच्चों कुछ अलग अलग मत है समाज, जैसे है ना बच्चों चाणक्य या कौटिल्य जी होते थे, वो कहते थे मौर्य प्रशासन के टाइम में समाज 4 भागों में बंटा था। उनमें ब्राह्मण होते थे, वही बच्चों क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे और क्या होते थे, शूद्र होते थे। और चाणक्य कहता था अब शूद्रों के ना मतलब जो साथ व्यवहार में क्या आया था, चेंज आया था। और चाणक्य ने ना शूद्रों को भी आर्य कहकर अपनी पुस्तक में संबोधित किया था। लेकिन ये याद कर लेना, चाणक्य ने समाज को कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। और बच्चों एक मैंने कहा था मेगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने ना जो समाज को कितने भागों में बांटा है, 7 भागों में बांटा है। उसने ना एक नया नाम दे दिया कि इस समाज में दार्शनिक भी होते थे। क्या होते थे बच्चों, उन्होंने 3 चीजें बताई थी, दार्शनिक होते थे, अहीर होते थे, निरीक्षक होते थे। दार्शनिक, अहीर और निरीक्षक 3 अलग जोड़े थे और बाकी तो ये सेम थे। तो अगर आपसे पूछे चाणक्य के अनुसार मौर्य प्रशासन कितने भागों में बंटा हुआ था, 4, और मेगस्थनीज के अनुसार कितने भागों में था, 7। अब बच्चों नारी की समाज की बात है तो नारी की स्थिति का पता होना चाहिए। अब नारी की स्थिति में क्या हुआ था बच्चों, सुधार हुआ था। हालांकि अब भी ना उतना सुधार नहीं हुआ था। मौर्य काल में ना वेश्यावृत्ति भी थी। क्या थी बच्चों, वेश्यावृत्ति का भी बोलबाला होता था। और जो महिला वेश्यावृत्ति की करती थी, एक बार ये क्वेश्चन आया था, उस महिला को क्या कहा जाता था, रूपा जीवक कहा जाता था। जो महिला वेश्यावृत्ति करती थी उसको क्या कहा जाता था, रूपा जीवक कहा जाता था। और जिस समाज में बच्चों वेश्यावृत्ति अगर चलेगी तो आप सोच सकते हो कि महिलाओं के ना स्थान में ना गिरावट ही थी। तो वेश्यावृत्ति का भी काल था। और बच्चों चाणक्य कहता था कि मौर्य प्रशासन में कौन सी प्रथा थी, दास प्रथा थी। लेकिन अगर आए कौन कहता था मौर्य प्रशासन में दास प्रथा नहीं थी, तो दास प्रथा को इनकार किया था। मेगस्थनीज कहता था दास प्रथा नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूं दोनों में अंतर कैसे आया। दास प्रथा तो थी बच्चों, क्योंकि मेगस्थनीज यूनानी था ना बच्चों, और यूनान में दास प्रथा ना बहुत कठोर होती थी। दासों के साथ वो भूखे रखते थे, उनको मारते थे। और वैसी दास प्रथा भारत में नहीं थी। भारत में दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। तो मेगस्थनीज को अपने जैसे दास भारत में नहीं दिखे, तो इसने कह दिया दास प्रथा नहीं थी। लेकिन चाणक्य कहता था दास प्रथा थी। तो दास प्रथा तो थी लेकिन यूनान की तरह कठोर नहीं थी। वो कहेगा किसने कहा था दास प्रथा नहीं थी, आपका आंसर होगा मेगस्थनीज ने कहा दास प्रथा नहीं थी। और अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में मैं बता देता हूं और फिर अपना ये टॉपिक है ना कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों बड़ी डिटेल से ना ये चीजें आपके लिए 7-8 बुकों से एकत्रित की गई है। अब कई जैसे बच्चे कहते हैं कि सर बुक के आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। अरे बच्चों को पढ़ाने के लिए ना ऐसा कोई टीचर नहीं हुआ जो कहता हो मैं बुक नहीं पढ़ता। और बच्चों जो कहता है मैं बुक नहीं पढ़ता तो वो झूठ बोल रहा है। ये मैं सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि बच्चों हम क्या कोई साइंटिस्ट थोड़ी है, आविष्कार थोड़ी करेंगे। जो बच्चों पुराने राइटरों ने लिखा है वो बातें हम बताएंगे आपको ना। तो कम से कम 7-8 बुकों का मिश्रण करके आपको ये चीजें दी जाती है। किसी एक राइटर कोई भी बुरा नहीं होता। एक राइटर की कोई बात उठा ली, एक की कोई बात उठा ली और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आपको दिया जाता है। अब बच्चों मौर्य प्रशासन की क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था जो जहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब बच्चों मौर्य प्रशासन का आधार क्या होता था, कृषि होता था। और कहते हैं मौर्य प्रशासन में बच्चों 1/6 से लेकर 1/4 तक क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। अगर आई मौर्य अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता था बच्चों, कृषि होता था। और कृषि में ना क्या होता था, 1/6 से लेकर 1/4 टैक्स लिए। हाँ एक याद कर लेना बच्चों, एक बार पूछा गया था उपदा परीक्षण क्या होता था, ये चाणक्य लिया करता था। उपदा परीक्षण होता है ये ईमानदारी का परीक्षण होता है, ईमानदारी का परीक्षण होता है उपदा परीक्षण। अब आप बोलोगे गुरुजी ईमानदारी का परीक्षण कैसे होता है। अब बच्चों मैं ना मतलब 2 बच्चों को ना एक क्लास में ट्यूशन पढ़ा रहा था और मैंने जानबूझकर ना अपना वॉलेट है ना उस क्लासरूम में गिरा दिया कि बच्चे ईमानदार है या नहीं। तो अब है ना मतलब वो बच्चे अगर अगले दिन आते ही बोलेंगे गुरुजी आप
आपका पर्स गिर गया तो वो उपदा परीक्षण में पास हो जाते। और कुछ बच्चे ऐसे हैं वॉलेट तो दे देते लेकिन उसके अंदर पैसे हैं ना उनकी सर्विस कर देते, तो वो बच्चों वो उपदा परीक्षण में 50-50 हो गए। तो ये चाणक्य है ना सेना में भर्ती करने से पहले उपदा परीक्षण लिया करता था। और अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष गुप्तचरों को बोला जाता था। दोनों है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों राजा है ना धन किस से लेता था? टैक्स के माध्यम से। और टैक्स को क्या कहा जाता था? बली कर कहा जाता था। और टैक्स चोरी करने वालों को ना टैक्स चोरी करने वालों को ना ये पेपर में आता है मौर्य साम्राज्य में कौन सा दंड था? रट लेना। टैक्स चोरी करने पर मौर्य साम्राज्य में मृत्यु दंड दिया जाता था। जो मतलब राजा से टैक्स चोरी कर लेता था ना राजा उसको कौन सा दंड देता था बच्चों? मृत्यु दंड देता था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और बच्चों आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के क्या होते थे? व्यापार होते थे। एक तो आंतरिक व्यापार का भी वर्णन मिलता है और एक बाह्य व्यापार का भी वर्णन होता है। और बच्चों सबसे ज्यादा ना सूती वस्त्र का क्या होता था? व्यापार होता था। वो इसके साक्ष्य मिले हैं कि मौर्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा बच्चों सूती वस्त्रों का क्या होता था? यानी वस्त्र उद्योग ज्यादा मुख्य था। और बच्चों जो व्यापार में ना मुद्रा का प्रयोग किया जाता था, पहले मैंने कहा था वैदिक और उत्तर वैदिक काल में ना वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा व्यापार होता था और इसमें मुद्रा का क्या होता था? प्रचलन होता था। ये याद कर लेना, इसमें मुद्रा का क्या था? प्रचलन होता था। और बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर। रट लेना, ये क्वेश्चन है ना यूपीएससी में आया था। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है बच्चों? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। रट लेना। और ब्राह्मी लिपि है ना उल्टा है, बाईं से दाईं और। ये बच्चों दोनों क्वेश्चन रट लेना। और खरोष्टी लिपि ज़्यादातर मिली है हमें पाकिस्तान से और ब्राह्मी लिपि मिली है भारत बर्मा का देश है तो किससे मिली है? भारत से मिली है। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों रट लेना। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा मौर्य प्रशासन। मैंने आपसे वादा किया था 4 वीडियो डालूंगा और ये 4 वीडियो देख लेना बच्चों। आप है ना अब आप है ना जो प्रैक्टिस सेट सोल्व करके देखना मौर्य साम्राज्य के, एक भी क्वेश्चन आपका शायद ऐसा ना हो कि आपका गलत हो जाए। और ये चारों की चारों वीडियो बच्चों एक बार अच्छे से देख लेना और उनके नोट्स बना लेना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों हर एक, हो सकता है कुछ कमियां हम में रही हो, लेकिन हर एक बच्चा ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर आपको इस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं तो सदैव उस ऑर्थोडॉक्स ऐसा टीचर हूँ जो मानता हूँ कि बच्चे ही एक टीचर क्रिएट करते हैं। टीचर कुछ नहीं होता, बच्चे ही उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं। अगर बच्चे हैं ना मतलब जुनूनी टाइप के बच्चे हो ना तो वो टीचर को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन मतलब रह जाए और मतलब अगर आप है ना मतलब अच्छे कमेंट करके बताओगे सर ये क्या है ये क्या है, तो हो सकता है आज ना पता हो तो कल है ना उस पर रिसर्च तो करूंगा ना, कल बताने की कोशिश करूंगा ना। तो यही है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा है ना कमेंट किया करो और बताया करो कि वीडियो में क्या कमी है, क्योंकि आपके कमेंट है ना हमेशा हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं। और डेली देखते हैं बच्चों 5-7 बच्चे हैं ना डिसलाइक करते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसलाइक करने वालों की भी मैं कहता हूं परमात्मा उनका भला करे। चलो इस बहाने चैनल पे तो जरूर आते हैं वो, ठीक है, वीडियो भी पूरी देखते हैं, मतलब फीलिंग भी पूरी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जाते जाते क्या कर जाते हैं? डिसलाइक कर जाते हैं। ये तो बच्चों वही बात हो गई, हम मतलब जहां पर नहाने जाते हैं, जहां पर हम नहाए और नहाने के बाद है ना साथ में हम साबुन वगैरह लेकर गए थे, कागज वगैरह, नहा लिए वहीं पर और वहीं पर कागज फेंक आए। तो ये बात होते हैं। जैसे गालिब अक्सर कहा करते थे, कुछ लोग गर्मी में वृक्ष काटने आए थे, कुछ लोग गर्मी में वृक्ष काटने आए थे, धूप ज्यादा हो गई तो उसी के छांव में बैठ गए। तो वही वाली बात होती है, कुछ लोगों का काम ही है, तो मैं उनसे जलन नहीं करता, भगवान उनका भी भला करे। और बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।